ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पहले तो इन दोनों टर्म्स को सेम ही मान लेते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बट अगर हम बिल्कुल प्रिसाइज डेफिनेशन देखें तो इन दोनों टर्म्स में थोड़ा सा अंतर होता है। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बॉन्ड एंथैल्पी होती है, बट पहले मैं आपको दोनों का डेफिनेशन जो है लिख के समझा देता हूं कि दोनों टर्म्स का क्या मीनिंग है। तो लेट अस बिगिन विद बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लिखिए, डेफिनेशन नोट डाउन करिए। और ये बात तो सबको पता ही होगी कि बॉन्ड डिसोसिएशन हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एनर्जी देनी पड़ती है, और इसीलिए ये बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये सब पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है? इट इज द एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change required to dissociate one mole of a particular bond. It is the enthalpy change required to dissociate one mole of a particular bond. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? इसकी डेफिनेशन भी नोट डाउन करते हैं पहले। इट इज द average enthalpy change required to dissociate. It is the average, ये यहां पे डिफरेंस है ना? यहां पर ये जो एवरेज वर्ड आया है, दिस एवरेज वर्ड कॉजेज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी के बीच। तो इट इज द एवरेज एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट it is the average enthalpy change required to dissociate one mole bond of a particular type. ठीक है, of a particular type, या बोलें तो of a specific type. तो आइए क्या डिफरेंस है इन दोनों में, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके और हम लोग समझते हैं। तो सपोज दैट मेरे पास एक मीथेन का मॉलिक्यूल है। तो मीथेन के मॉलिक्यूल में मुझे मालूम है कि 4 CH बॉन्ड्स हैं, देयर आर 4 CH बॉन्ड्स। ठीक है, और ये मीथेन का मॉलिक्यूल गैस फेज में है, मान लीजिए। ये चारों बॉन्ड्स एक जैसे हैं, इन चारों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ऑल 4 बॉन्ड्स इन मीथेन आर आइडेंटिकल। बट एक बार के लिए मैं उनको कुछ नाम दे देता हूं। लेट्स से इसको बॉन्ड नंबर 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया और इसको 4 बोल दिया। तो C1 मतलब CH बॉन्ड नंबर 1, इसी तरह बॉन्ड नंबर 2, 3 और 4। अब सपोज करिए मैं इन बॉन्ड्स को एक एक करके डिसोसिएट करवा रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल मैंने पहला वाला बॉन्ड तोड़ा पहले, लेट्स से इस बॉन्ड को डिसोसिएट कराया। तो इस बॉन्ड को डिसोसिएट कराया तो इससे बना CH3 गैस प्लस H गैस, एक हाइड्रोजन का एटम वहां से अलग हुआ। इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी लगेगी। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है बॉन्ड डिसोसिएशन हमेशा। उस एनर्जी को मैंने नाम दे दिया E1। ठीक है, अच्छा, अब ये जो स्पीसीज आया CH3 मेरे पास, इसमें अभी भी 3 CH बॉन्ड है। अब इसमें मैं एक एक करके CH बॉन्ड डिसोसिएट करवाता जा रहा हूं। 3 CH बॉन्ड है, तो फिर मैंने एक CH बॉन्ड और तोड़ा। तो एक CH बॉन्ड और तोड़ा तो इससे बना CH2 गैस प्लस H गैस। ऑब्वियसली इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी लगेगी। यहां पर एनर्जी मान लीजिए लगी E2।
अब हो सकता है सबसे पहले आप सोचो सर ये E1 E2 आप क्यों लिख रहे हो, दोनों तो सेम ही होना चाहिए। तो बेटा देखो दोनों में बॉन्ड तो CH वाला टूट रहा है, लेकिन जो एनवायरमेंट है, जो वातावरण है जहां पे CH बॉन्ड तोड़ रहे हो वो अलग अलग है। जैसे पहले केस में जो आपने पहला वाला CH बॉन्ड डिसोसिएट करवाया है वो आपने मीथेन के मॉलिक्यूल में तोड़ा है, और ये वाला जो CH बॉन्ड सेकंड स्टेप में टूट रहा है ये CH3 में टूट रहा है। तो एनवायरमेंट जिस सिचुएशन में दोनों बॉन्ड्स हैं वो अलग अलग हैं, और इसलिए एनर्जी जो है वो भी कुछ डिफरेंट अलग अलग ही लगेगी। इसी तरह से अब हमारे पास CH2 बचा हुआ है। जैसे इस CH3 को मीथेन नहीं बोल सकते ना, CH2 को भी मीथेन नहीं बोल सकते, इसमें अभी भी 2 CH बॉन्ड है। तो मान लीजिए हमने एक CH बॉन्ड और तोड़ा, तो इससे मुझे मिला CH गैस प्लस H गैस, और यहां पर एनर्जी लगी E3, और फाइनली जो CH गैस था उसमें मैंने एक और CH बॉन्ड तोड़ा, तो इससे मुझे मिला C गैस प्लस H गैस, और इसमें मुझे एनर्जी लगी E4। तो एक एक करके मीथेन के मॉलिक्यूल में हमने 4 CH बॉन्ड्स तोड़े, और उनमें एनर्जीज E1, E2, E3 और E4 लगी हैं। ठीक है, तो ये जो E1, E2, E3, E4 हैं इनको हम लोग बोलते हैं E1, E2, E3 एंड E4। इनको हम लोग बोलते हैं द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मतलब ये किसी स्पेसिफिक बॉन्ड को तोड़ने में लग रही है, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए इसकी बात हो रही है, इसको हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ऑन एन एवरेज एक CH बॉन्ड को डिसोसिएट करवाने में कितनी एनर्जी लगी, ऑन एन एवरेज, ठीक है, तो जो एवरेज वैल्यू है ऑन एन एवरेज एक CH बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी खर्च हुई उसे हम लोग बोलते हैं द बॉन्ड एंथैल्पी, है ना। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी दोनों थोड़े से अलग अलग डिफरेंसेस हैं। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड एंथैल्पी होता है, हमें हमेशा क्वेश्चन में बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू दी रहती है, दैट इज द एवरेज वैल्यू। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सिचुएशन में व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी, व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C सिंगल बॉन्ड H। तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे भाई, हमने 4 CH बॉन्ड तोड़े हैं, एक में एनर्जी E1, E2, E3 और E4, तो ऑन एन एवरेज कितनी एनर्जी लगी, ऑन एन एवरेज लगी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, एंड इन न्यूमेरिकल्स वी विल ऑलवेज बी गिवन द बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू, हमें हमेशा बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू दी रहेगी कि ऑन एन एवरेज एक CH बॉन्ड तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी लगती है, जो भी इसकी वैल्यू आ जाए मान लो। तो अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि हम 2 CH बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो इंटू 2 कर देंगे, 3 CH बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो इंटू 3 कर देंगे। तो हमेशा हमको एवरेज वैल्यू दी जाती है, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, एवरेज वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू है उसे बॉन्ड एंथैल्पी बोला जाता है। अच्छा, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनका हमें ध्यान रखना होगा बॉन्ड एंथैल्पी के क्वेश्चंस करते समय, भी क्वेश्चन कराता हूं काफी सारे। 2 बातों का ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि बॉन्ड डिसोसिएशन, जब हम लोग वहां पे बॉन्ड एनर्जी का डेटा यूज कर रहे हैं, बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा यूज कर रहे हैं, तो बॉन्ड डिसोसिएशन या फॉर्मेशन बना भी रहे हैं तो मस्ट बी इन गैसियस फेज। ठीक है मतलब हमें सिर्फ गैसियस फेज में ही बॉन्ड डिसोसिएट करवाना है। ऐसा क्यों है, इसको बहुत सारे लोग याद करवाते हैं, इसको याद कर लो, बट थोड़ा सा मैं आपको फील करवाता हूं कि ऐसा इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखो, गैस फेज का मतलब है जैसे जैसे मान लो कि तुम्हारे पास मान लो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस एक कंटेनर में, तो गैस फेज का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे। मतलब जब आप बॉन्ड तोड़ रहे हो तो उसमें सिर्फ बॉन्ड डिसोसिएशन का प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो लेट अस से ये लिक्विड में है या सॉलिड फेज में है तो मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो उनके बीच में कुछ फोर्स भी लग रहा होगा, है ना। मुझे अगर H2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मेजर करना है तो मैं जो प्रोसेस करा रहा हूं उसमें मुझे ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी कि सिर्फ ये बॉन्ड ही टूट रहा है, इसी की एनर्जी लग रही है बस। ऐसा नहीं है कि H2 का मॉलिक्यूल के बगल में कोई और दूसरा H2 का मॉलिक्यूल है और इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो मैं इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को
ओवरकम करने के लिए भी एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं. When I am dissociating the bond, then only the bond should break. There must be no other forces present, जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या वीक फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं. तो सॉलिड फेज में होगा या लिक्विड फेज में होगा, तो वहां पे हो सकता है कि कुछ और एक्स्ट्रा बॉन्ड्स प्रेजेंट हों जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहे हैं. और हम जब एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो पता चला ये बॉन्ड तो टूट ही रहा है, साथ में ये वाले बॉन्ड के लिए एनर्जी भी हमको देनी पड़ रही है. तो हमारा बॉन्ड एंथैल्पी का मेजरमेंट सही नहीं हुआ ना फिर ऐसे केस में. तो इसलिए ये बात एसेंशियल है कि हम एनर्जी को बॉन्ड एंथैल्पी तब बोलें, या जो भी एनर्जी हमने सप्लाई करी उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी तब बोलें जब सिर्फ बॉन्ड डिसोसिएशन का प्रोसेस हो. और बॉन्ड डिसोसिएशन का प्रोसेस गैसियस फेज में अगर होगा, गैसियस फेज कहने का सिर्फ यहां पर इतना सा मीनिंग है कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं है, वो सब एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं. तो अब हमको केवल और केवल उनका बॉन्ड तोड़ना है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ठीक है. दूसरा पॉइंट है कि बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब हम जब भी बॉन्ड डिसोसिएशन करवाएंगे मस्ट ऑलवेज बी डन, बॉन्ड डिसोसिएशन मस्ट ऑलवेज बी डन होमोलाइटिकली. होमोलाइटिक क्लीवेज हमको कराना होता है. बॉन्ड डिसोसिएशन मस्ट बी होमोलाइटिक. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कोई भी मान लीजिए क्लोरीन है. ठीक है. तो इसमें बोला गया इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सप्लाई करना है. तो आप इस बॉन्ड को होमोलाइटिकली क्लीव करवाओ, इससे 2 क्लोरीन के एटम बनाओ. अब आप बोलो सर क्यों होमोलाइटिक ही होना क्यों जरूरी है? तो बेटा अगर हेट्रोलाइटिक होगा, जैसे होमोलाइटिक होगा तब तो फ्री एटम्स बनेंगे जिनको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल भी बोलते हैं. अगर हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो गया तो वहां पर क्या होगा? सोचो, वहां पर तो तुम्हें कटायन और अनायन बन जाएंगे. जैसे मान लो HCl है ना. तो HCl में जब बॉन्ड एनर्जी का डेटा पुट कर रहे हो तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराना है, H+Cl बनाना है हमेशा. कभी भी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज नहीं कराना है. जैसे मान लो आपने HCl का बॉन्ड एनर्जी का डेटा डाला और आपने बोला कि नहीं सर ये तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सब बकवास कर दी, तो इससे H+ और Cl- बन जाएगा. अब जब भी कटायन और अनायन बन गए तब तुमने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, ये सब भी वहां पे आ जाएगा. ठीक है. तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी के डेटा के लिए ये चीज गलत है. मतलब अगर आप बॉन्ड तोड़ रहे हो तो सिर्फ बॉन्ड तोड़ो, गैसियस फेज में तोड़ो, होमोलाइटिकली तोड़ो. अगर बॉन्ड डिसोसिएट करवाना है तो सिर्फ बॉन्ड तोड़ना है, होमोलाइटिकली तोड़ना है, तभी बॉन्ड एनर्जी का डेटा पुट करेंगे. अगर हेट्रोलाइटिकली हमने बॉन्ड को तोड़ दिया तो इसका मतलब हम सिर्फ बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हैं. हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यहां पे जो एनर्जी लगी वो HCl की बॉन्ड एंथैल्पी है. नहीं, गलत है. यहां पे हम HCl का बॉन्ड भी तोड़ रहे हैं और H+ को आयनाइज भी करा रहे हैं और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन भी करवा रहे हैं. तो इसमें काफी सारी एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, सिर्फ बॉन्ड एंथैल्पी इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है. तो ये 2 पॉइंट्स हम लोग ध्यान रखें. और बॉन्ड डिसोसिएशन फॉर्मेशन मस्ट बी इन गैसियस फेज. इसका एक छोटा सा बस एक्सेप्शन है, वो मैं अभी लिख दे रहा हूं, आगे बताऊंगा. एक्सेप्ट इन केस ऑफ डायमंड. ठीक है. ये मैं समझाऊंगा आपको कि मैंने अभी ये क्यों लिखा है एक्सेप्ट इन केस ऑफ डायमंड. ये अभी थोड़ी देर में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा. ओके, सो लेट अस डू सम एग्जांपल्स ऑन बॉन्ड एंथैल्पी. तो एग्जांपल है पहला कि सपोज करिए हमारे पास लेट्स से H2 गैस है. ठीक है. और H2 गैस को हमने डिसोसिएट करवा दिया किसमें? 2H गैस में. तो अब इस प्रोसेस में जो भी एंथैल्पी का चेंज है उसे हम बोल सकते हैं डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H. ठीक है. चलिए फिर मान लीजिए हमारे पास O2 गैस है, इसको हमने डिसोसिएट करा दिया 2O गैस में. तो O2 का स्ट्रक्चर सब लोग जानते हैं. O2 में क्या है? ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है. तो इस प्रोसेस का जो एंथैल्पी चेंज है उसे हम लोग बोलेंगे डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी, डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड O. ठीक है ना. अच्छा, फिर मान लीजिए मेरे पास N2 गैस है. N2 गैस को मैंने डिसोसिएट करा दिया 2N गैस में. तो इस प्रोसेस का जो एंथैल्पी चेंज है उसे मैं बोलूंगा डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N
ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, फिर मान लीजिए मेरे पास, आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। नेक्स्ट सपोज करिए मेरे पास H2O गैस है और H2O गैस को मैंने डिसोसिएट करवाया। तो H2O गैस को मैंने डिसोसिएट कराया तो इससे मैंने बनाया 2H गैस। मैं होमोलाइटिकली करा रहा हूं और गैस फेज में करा रहा हूं, और बनाया O गैस। तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज हुआ, क्या टूटा भाई? इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड टूटे, और वो भी 2 मोल टूटे। पानी के 1 मोल में 2 मोल OH सिंगल बॉन्ड है, तो 2 मोल OH बॉन्ड है। तो हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी तो पर मोल के लिए डिफाइन करते हैं ना, एक बॉन्ड के लिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 टाइम्स डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड, 2 टाइम्स डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड। इसी तरह से आप सपोज करिए मेरे पास NH3 गैस है। NH3 गैस को हमने तोड़ा तो N गैस बनाया, होमोलाइटिकली तोड़ा और गैस फेज में तोड़ा, 3H गैस बनाया। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी का चेंज है उसे 3 टाइम्स डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड का नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं। अच्छा, फिर मान लीजिए मेरे पास Br2 लिक्विड है। Br2 लिक्विड को डिसोसिएट करके मैंने 2Br गैस बनाया। तो इस प्रोसेस में होने वाले एंथैल्पी चेंज को हम लोग डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, ब्रोमीन में क्या होता है? Br सिंगल बॉन्ड Br होता है, तो डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Br सिंगल बॉन्ड Br नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये लिक्विड फेज में है। अगर हम यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म में करना चाहते हैं तो हम पहले हेसेस लॉ लगाएं। हम Br2 लिक्विड से पहले चले आए किसमें? Br2 गैस में। उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम तोड़ दें पहले, लिक्विड से गैस में ले आए। लिक्विड से गैस में आने के प्रोसेस को वेपराइजेशन बोला जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसे हमने नाम दे दिया डेल्टा H वेपराइजेशन। और फिर Br2 गैस से जब हम 2Br गैस बनाएंगे तो यहाँ पे होने वाले एंथैल्पी चेंज को हम लोग डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Br सिंगल बॉन्ड Br कह सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू डिसोसिएट इट इन गैस फेज एंड होमोलाइटिकली। ये 2 बातें ध्यान रखनी जरूरी हैं। ठीक है, अच्छा, फिर मान लो कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन पुट किया जाए कि लेट्स से एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, CH4 गैस से हमने बनाया C गैस प्लस 4H गैस। इस प्रोसेस में एनर्जी लगी कुछ X, है ना, X इसकी एनर्जी है। और फिर हम लोगों ने CH3 गैस से, सॉरी, और एक इक्वेशन ये दी हुई है और दूसरा बोला गया है CH4 गैस से हमने बनाया CH3 गैस प्लस H गैस। इस प्रोसेस में एनर्जी लगी Y, और क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी, ध्यान से देख लीजिए, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड? X Y X/4 Y/4। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सोचिए, इसको जरा अटेम्प्ट करिए। तो सॉल्यूशन इसका अगर हम लोग देखें तो हमसे बच्चों यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी पूछा गया है। ठीक है, और बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? एवरेज वैल्यू। तो CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी पूछा गया है। तो यहाँ पे तो इस वाले सेकंड वाली इक्वेशन में तो एक ही CH बॉन्ड टूट रहा है ना। ऊपर वाली इक्वेशन में हमने चारों CH बॉन्ड तोड़े और टोटल एनर्जी लगी X। तो ऑन एन एवरेज एक CH बॉन्ड के लिए कितनी लगी? X/4। तो C वाला आंसर हो जाएगा, दिस इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जो नए नए स्टूडेंट्स जो शुरू में पहली बार पढ़ रहे होते हैं सब, है ना, तो कुछ क्या होती है, कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो देयर आर सम कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक्स ये है कि इस टाइप की बात आपको नहीं करनी कभी, कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि बेटा C सिंगल बॉन्ड C का जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो कुछ X के बराबर है, कुछ यूनिट लगा रहेगा ऑब्वियसली, X किलो जूल पर मोल। ठीक है, मैंने बोला ये C सिंगल बॉन्ड C, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी X किलो जूल पर मोल है, मतलब ऑन एन एवरेज एक C सिंगल बॉन्ड C को तोड़ने के लिए X किलो जूल पर मोल लगता है। अच्छा, फिर मैंने बोला यहाँ पर C डबल बॉन्ड C है,
तो अब आपने जो है यहाँ पर ये लॉजिक लगाया कि सर देखिए यहाँ पे एक डंडा बना हुआ है, एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो ये x है, तो सर यहाँ पे दो डंडा बना है, दो बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो ये 2x हो गया, ठीक है। और सर यहाँ पे मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड C आ गया, सर तीन बॉन्ड बन गया, ट्रिपल हो गया, तो ये जो है वो क्या हो गया 3x हो गया। तो ये सब एकदम बकवास है, बिल्कुल इस टाइप की काम मत करना, है ना। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अगर तुम इस बात को लॉजिकली पहले समझो कि ये बिल्कुल गलत, पहले तो ये गलत है, दिस इज अ फैक्ट, है ना। क्यों गलत है? बहुत सारे कारण है गलत होने के यार, है ना। अरे ये एक सिंगल बॉन्ड और ये अलग अलग बॉन्ड है ना भाई, ये एक सिग्मा बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड का मतलब ये थोड़ी ना कि दोनों बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के हैं। अब तुम खुद जानते हो कि इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक पाई है, ठीक है, एक सिग्मा और एक पाई है। अब इसको तोड़ने में अगर मान लो एनर्जी 100 लगती है, तो तुम बोल रहे हो सर इसको तोड़ने में एनर्जी 200 लगेगी। अब ये तो फंडामेंटली फ्लॉड हो गया ना ये कॉन्सेप्ट। भाई जो उस डबल में एक पाई है, वो पाई तुम बचपन से सुनते हुए आए हो, वीकर बॉन्ड है। तो ये तो 100% कुछ भी हो जाए, ये 2x से तो कम ही होगा। मतलब ये अगर 100 है तो ये 200 नहीं हो सकता, है ना। एक सिग्मा और एक पाई की मजबूती दो सिग्मा के बराबर किसी भी परिस्थिति में नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ऐसे सोचना है सी सिंगल बॉन्ड सी एक अलग बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी एक अलग बॉन्ड है, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी एक अलग बॉन्ड है। आप इसकी नॉलेज से इसको नहीं निकाल सकते हो, ये सब क्वेश्चन में अलग अलग दिए रहेंगे तीनों की वैल्यूज, ठीक है ना। और फंडामेंटली इसमें गड़बड़ ये है कि आप इसको 100 बोल रहे हो तो इसको 200 बोल रहे हो। अब ये तो मुझे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की पढ़ाई से फील आ जानी चाहिए कि यार ये 200 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है जो कि वीकर बॉन्ड है, तो 200 से तो कम ही होगा। और उसी तरह से इसमें एक सिग्मा और दो पाई है, तो इसकी वैल्यू मैं 300 बोल रहा हूं, तो ये भी पक्का 300 तो नहीं हो सकता, 300 से कम ही होगा। अब क्या होगा वो मुझे क्वेश्चन में दिया जाएगा, मैं सी सिंगल बॉन्ड सी से सी ट्रिपल बॉन्ड सी को रिलेट नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखें, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और नेक्स्ट अब आपको हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं जो हम लोग को सीखना है, मेन काम की चीज, दैट इज डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। ध्यान ये रखेंगे कि बॉन्ड डिसोसिएशन मस्ट बी होमोलाइटिक एंड इन गैस फेज, ठीक है। रिएक्शन के डेल्टा एच नॉट को बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म्स में कैसे लिखा जाए, ये काफी काम की चीज है। जैसे मानो आपके पास एक है HH बॉन्ड है, HH बॉन्ड की एंथैल्पी आपको कुछ x1 दी हुई है, कोई भी यूनिट मान लो, किलो जूल, किलो कैलोरी, जो भी। और बच्चों आपको O डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एंथैल्पी x2 दी हुई है। ये सब डेटा क्वेश्चन में गिवन है, मतलब गिवन है, दिया हुआ है। और OH बॉन्ड की एंथैल्पी आपको x3 दी हुई है। तो ये तीन बॉन्ड्स हैं और इन तीनों की आपको बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट द बॉन्ड एंथैल्पी फॉर 2H2 गैस प्लस O2 गैस गोज टू 2H2O गैस। इस रिएक्शन का, ये एक रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन का हमें डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन निकालना है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है, राइट। और ये बॉन्ड एंथैल्पी दिया है। तो दुनिया में कोई भी रिएक्शन को जब हम बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो किसी भी रिएक्शन को हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि सबसे पहले ब्रेक बॉन्ड्स, मतलब जब बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म में करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक बॉन्ड्स, और फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म बॉन्ड्स। भाई केमिकल रिएक्शन को डिफाइन भी तो ऐसे ही किया जाता है। केमिकल रिएक्शन की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, अ प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो आप पहले पुराने वाले बॉन्ड तोड़ो, और पुराने वाले बॉन्ड तोड़ने के बाद, मतलब पुराने वाले मतलब रिएक्टेंट के बीच के बॉन्ड्स तोड़ दो। तो रिएक्टेंट के बीच के बॉन्ड्स जब आप तोड़ दोगे तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा, उससे आपके पास आ जाएंगे गैसियस एटम्स, ठीक है। उससे आपके पास गैसियस एटम्स आ जाएंगे, और उन गैसियस एटम्स में फिर बॉन्ड को बना दो तो उससे प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप रिएक्शन को अगर सोचोगे तो डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन आप बॉन्ड एंथैल्पी के डेटा से लिख पाओगे, बॉन्ड एंथैल्पी डेटा से। लेकिन इस बात की जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी कि ये सब गैस फेज में होना चाहिए। O2 के बगल में भी गैस लिख लो, मैं लिखना भूल गया था। तो अब देखो क्वेश्चन को करते हैं। तो मैंने बॉन्ड्स तोड़े पहले, तो मुझे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है भाई, है ना। मैं लिख रहा हूं डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है।
तो मुझे 2 मोल हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। 2 मोल हाइड्रोजन में HH बॉन्ड होंगे, H सिंगल बॉन्ड H होंगे और 2 मोल होंगे। भाई 1 मोल हाइड्रोजन में एक H, एक मतलब तुम मोल की जगह ऐसे भी सोच लो, एक एक बॉन्ड ऐसे सोच लो। तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन में 2 HH बॉन्ड होंगे, तो 2 HH बॉन्ड को तोड़ा तो कितनी एनर्जी लगी? 2x1, क्योंकि 2 HH बॉन्ड को तोड़ा। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद क्या दिख रहा है? O2 दिख रहा है। एक O2 बॉन्ड को तोड़ा, है ना, O2 में O डबल बॉन्ड O होगा, उसको तोड़ा, तो उसमें कितनी एनर्जी लगी? +x2। ये मेरे सारे बॉन्ड टूट गए। इन बॉन्ड्स को तोड़ने के बाद मेरे पास क्या क्या आ जाएगा? गैसियस एटम्स आ जाएंगे। चाहो तो उनको भी लिख लो, पहला क्वेश्चन कर रहे हो, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है बट लिख सकते हो। तो गैसियस एटम क्या आएंगे? गैसियस एटम आ जाएगा 4H गैस। भाई 2 मोल हाइड्रोजन को तोड़ोगे तो 4H गैस आ जाएगा, और O2 को तोड़ोगे तो 2O गैस आ जाएगा। ये गैसियस एटम्स आ गए तुम्हारे। ये 20 नहीं लिखा है, 2O है ये। दिस इज 2O, 2 ऑक्सीजन, ये है 2O गैस, ये आ गया तुम्हारे पास। अब इनके बीच में आप बॉन्ड्स को फॉर्म कर दो। तो इनके बीच में बॉन्ड्स को फॉर्म करोगे, 2 मोल पानी बन रहा है, और 2 मोल पानी में 4 OH बॉन्ड होंगे, 4 मोल OH बॉन्ड होंगे, क्योंकि एक पानी में 2 OH होते हैं। तो 4 OH बॉन्ड अब ये फॉर्म हो रहे हैं, ये डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं। और ये बात ध्यान रखो, सब गैसियस फेज में है, ये फॉर्म हो रहे हैं। तो फॉर्म होने में तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा ना, तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है फॉर्म होने में उतनी रिलीज हो जाएगी। तो 4 OH बॉन्ड बने तो -4x3 कर दोगे, बस ये आ गया आंसर। जो एक्चुअल क्वेश्चन होगा उसमें x1 x2 x3 का वैल्यू गिवन होगा, तो वो वैल्यू पुट कर देना तो निकल जाएगा ये। तो व्हाट आर वी सपोज टू डू? ब्रेक बॉन्ड्स, फॉर्म बॉन्ड्स। हमें बॉन्ड तोड़ने हैं और फिर इसके बाद हम लोगों को बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, आइए तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, N ट्रिपल बॉन्ड N की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है x1, H सिंगल बॉन्ड H की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है x2, N सिंगल बॉन्ड H की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है x3, और N सिंगल बॉन्ड N की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है x4। ये बॉन्ड एनर्जी का डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको x1 x2 x3 x1 x2 के टर्म्स में करा रहा हूं, एक्चुअल क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज रहेंगे तो इट मेक्स नो डिफरेंस। क्वेश्चन है, फाइंड डेल्टा HF नॉट ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस एंड N2H4, हाइड्राजीन बोलते हैं इसे। फाइंड डेल्टा HF नॉट ऑफ NH3 गैस एंड N2H4 गैस। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए सोल्यूशन हम लोग देखते हैं अब। तो पहले हम लोग अमोनिया का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं। अब अमोनिया का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालते टाइम जब हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हम रिएक्शन जो लिखें उसमें बच्चों 1 मोल अमोनिया बने, है ना। ये कॉमन मिस्टेक भी है कि लोग N2 + 3H2 goes to 2NH3 इक्वेशन लिख देते हैं। तो वो इक्वेशन तो सही है, लेकिन उसके डेल्टा H को मैं डेल्टा HF नॉट नहीं बोल सकता ना। ठीक है, क्योंकि डेल्टा HF नॉट हीट ऑफ फॉर्मेशन में 1 मोल अमोनिया बनना चाहिए, 2 मोल नहीं। तो ये इक्वेशन आप लिखो, या मान लो आपने वो वाली इक्वेशन लिख के अगर कर भी दिया है, लेट से आपने ये इक्वेशन लिख के इसका निकाल दिया कि सर इस तरह से सोचने में आसानी हो रही है, तो ठीक है इसका निकाल लो, लेकिन फिर जो आंसर आया उसको 2 से डिवाइड करना, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन बोला गया, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन तो इसी रिएक्शन का होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो डेल्टा HF नॉट ऑफ अमोनिया गैस, ये हमारी टारगेट इक्वेशन है। इसमें हमें करना है ब्रेक बॉन्ड्स और फिर फॉर्म बॉन्ड्स। तो आधा मोल N2 में क्या हो जाएगा? आधा मोल N ट्रिपल बॉन्ड N होगा। आधा मोल N2 में आधा मोल N ट्रिपल बॉन्ड N होगा, और N ट्रिपल बॉन्ड N कितना दिया हुआ है? x1 दिया हुआ है। तो ये आ गया भाई x1/2 ब्रेक बॉन्ड। 1.5 मोल हाइड्रोजन, 3/2 मोल हाइड्रोजन, 3/2 मोल हाइड्रोजन में 3/2 मोल HH बॉन्ड होगा। भाई एक हाइड्रोजन में एक HH बॉन्ड है, तो 1.5 मोल में 1.5 मोल HH बॉन्ड होगा। HH बॉन्ड का एंथैल्पी कितना है? x2।
तो मैंने लिखा 3/2 x2। ये सभी बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। इससे मेरे पास हाफ N2 से N गैस आ जाएगा और प्लस 3H गैस आ जाएगा। ये गैसियस एटम्स आ गए। और अब मैं फॉर्म बॉन्ड्स कर दूंगा। एक मोल अमोनिया में 3 NH बॉन्ड होंगे। एक मोल अमोनिया में 3 NH बॉन्ड होंगे, 3 मोल NH बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म होंगे, तो मैं क्या कर दूंगा, -3x3। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 3 मोल NH बॉन्ड होंगे तो -3x3। दिस विल बी डेल्टा HF नॉट ऑफ NH3 गैस। हो गया आंसर। अच्छा, इसी तरह से फिर अब N2H4 पे आते हैं। N2H4 के लिए इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, वहां पर बन जाएगी N2 गैस प्लस 2H2 गैस गोस टू N2H4 गैस। ठीक है, 1 मोल बन रहा है। तो चलिए, डेल्टा HF नॉट ऑफ N2H4 गैस। ठीक है, ब्रेक बॉन्ड्स। तो 1 मोल नाइट्रोजन दिख रहा है। 1 मोल नाइट्रोजन में क्या है, N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N का मैंने कितना बोला था, X1 बोला था शायद ना। N ट्रिपल बॉन्ड में X1 बोला था। हाँ, तो 1 मोल नाइट्रोजन दिख रहा है। 1 मोल नाइट्रोजन में 1 मोल N ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ब्रेक बॉन्ड किया तो X1 आया। प्लस 2 मोल हाइड्रोजन दिख रहा है। 2 मोल हाइड्रोजन में 2 मोल HH बॉन्ड है। HH बॉन्ड का मैंने X2 बोला था, तो +2X2 आया। और फिर N2H4 बन रहा है 1 मोल। 1 मोल N2H4 में कभी इस टाइप का बड़ा मॉलिक्यूल आ जाए जहां थोड़ा सा भी मन में डाउट आ रहा है, तो बच्चों उसका स्ट्रक्चर बनाकर देख लेना चाहिए हमें। तो N2H4 को बोलते हैं हाइड्राजीन, और इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपने केमिकल बॉन्डिंग में जरूर बनाना सीखा होगा। ठीक है, N2H4 हाइड्राजीन बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। दिस इज द स्ट्रक्चर। तो इसके 1 मोल में क्या दिखाई दे रहा है भाई हमें, इसमें हमें दिखाई दे रहा है 4 मोल NH बॉन्ड और 1 मोल NN बॉन्ड। तो ये फॉर्म हो रहा है। तो 4 मोल NH बॉन्ड के लिए क्या कर देंगे, 4 मोल NH बॉन्ड का दिया हुआ है X3, तो -4x3, और 1 मोल NN बॉन्ड दिया हुआ है तो -x4। तो ये X1 X2 X3 X4 का डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपको करवाते हैं, जल्दी से नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि CH बॉन्ड का एंथैल्पी है X1, C डबल बॉन्ड C का एंथैल्पी है X2, HH बॉन्ड का एंथैल्पी है X3 और CC बॉन्ड का एंथैल्पी है X4। और हमको निकालना क्या है, फाइंड द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। फाइंड द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ऑफ find the heat of hydrogenation of C2H4 gas. Heat of hydrogenation of C2H4 gas. चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए भाई। ओके, सो लेट अस हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे हमें ये 4 बॉन्ड एंथैल्पीज दिए हुए हैं, CH का, C डबल बॉन्ड C का, HH का और C सिंगल बॉन्ड C का। देखिए आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड C ये दोनों अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स हैं, तो इनकी बॉन्ड एंथैल्पीज अलग अलग आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है, तो डेल्टा H हाइड्रोजनेशन ऑफ C2H4 बोला है। C2H4 क्या होता है भाई, C2H4 इज इथीन एल्कीन। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल C2H4 गैस है ना, और इसमें ऑर्गेनिक में भी, GOC में भी मैंने आपको बताया था, H2 गैस, और ये हाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, तो बेटर होगा कि हम इनका स्ट्रक्चर बना लें। तो C2H4 इज इथीन, तो इथीन का स्ट्रक्चर ये हो गया, दिस इज हाउ इथीन विल लुक लाइक। ठीक है, गैस है ये, और प्लस इसमें क्या आ गया भाई, प्लस इसमें आ गया हाइड्रोजन गैस आ गया, और इससे जो है वो बन गया CC, और यहां पर H इथेन बन गया ये। ठीक है, सब कुछ गैस फेज में है।
तो अब सपोज करिए कि यहां पर हम लोग लिखना चाहते हैं डेल्टा एच लिखना चाहते हैं, इसी रिएक्शन का डेल्टा एच हमें लिखना है। तो हम लोग ब्रेक बॉन्ड्स और फॉर्म बॉन्ड्स कर दें। तो ब्रेक बॉन्ड में क्या हो रहा है, पहले 4 मोल CH बॉन्ड टूट रहा है, 4 मोल CH बॉन्ड। तो 4 मोल CH बॉन्ड का एनर्जी कितना दिया हुआ, अभी देखो CH बॉन्ड का दिया x1, ठीक है ना। तो ये हो गया 4x1। फिर 1 मोल C डबल बॉन्ड C टूटेगा, C डबल बॉन्ड C का दिया हुआ x2, तो ये प्लस x2 हो जाएगा। प्लस हाइड्रोजन में भी 1 मोल HH बॉन्ड टूटेगा, HH बॉन्ड का दिया हुआ है x3, तो ये प्लस x3 हो जाएगा। ये सभी बॉन्ड टूट गए। अब आपको क्या करना है, फॉर्म बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स फॉर्म करने में एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होगी। तो ये CC बॉन्ड एक टूटा, तो मतलब सॉरी टूटा नहीं, फॉर्म हुआ। तो CC बॉन्ड का हो गया -x4 और 6 CH बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, तो 6 CH बॉन्ड अगर फॉर्म हुए तो वो हो गया -6x1। ठीक है, तो बस इसकी जो भी वैल्यू होगी इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा और। ये x1 सॉल्व हो रहा है ना, तो ये हो गया x2 प्लस x3 माइनस x4 माइनस 2x1। दिस विल बी द फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको जो चीजें दिखाई दें वो सब गैस फेज में ना हो, कोई सॉलिड या लिक्विड हो। और सॉलिड या लिक्विड हो तो उसकी दो सिचुएशन हो सकती है, या तो वो सॉलिड लिक्विड रिएक्टेंट साइड पे हो, या तो वो सॉलिड और लिक्विड प्रोडक्ट साइड पे हो। तो अगर सॉलिड और लिक्विड रिएक्टेंट साइड पर है, ठीक है, पहले समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सॉलिड लिक्विड अगर दिखने लगे तो बॉन्ड एंथैल्पी तो नहीं पुट कर पाओगे ना, बॉन्ड एंथैल्पी के लिए गैस फेज होना चाहिए। तो सॉलिड या लिक्विड अगर दिखे तुम्हें रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे दिखे, तो बॉन्ड एंथैल्पी बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग बॉन्ड एंथैल्पी आप उन्हें गैस फेज में ले आओ। बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग बॉन्ड एंथैल्पी ब्रिंग सॉलिड या लिक्विड इन गैस फेज, ब्रिंग सॉलिड या लिक्विड इन गैस फेज। ठीक है, जैसे सॉलिड अगर होगा तो उसको गैस में ले आना। ऐसा करने के लिए क्वेश्चन में डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दिया गया होगा, और अगर लिक्विड हो तो भी उसको गैस में ले आना। ऐसा करने के लिए क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया गया होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद बॉन्ड तोड़ देना। सॉलिड लिक्विड रिएक्टेंट साइड पे दिखे तो पहले उसको गैस में ले आओ, जो भी सब्सटेंस, जैसे मान लो H2O लिक्विड दिख जाए तुम्हें कभी, तो H2O लिक्विड दिख जाए तो H2O गैस में लाना पड़ेगा ना बेटा, फिर OH बॉन्ड तोड़ोगे आप। तो लिक्विड से गैस में आओगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा H वेपराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और यदि सॉलिड या लिक्विड प्रोडक्ट साइड पे दिखे, अगर प्रोडक्ट साइड पे दिखे, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करोगे, तो ऐसे केस में जो तुम बॉन्ड फॉर्मेशन वाला स्टेप करते हो उससे, अच्छा जो बॉन्ड फॉर्मेशन वाला स्टेप करते हो उसमें बॉन्ड एनर्जी डालते हो, तो उससे जो प्रोडक्ट बनाना वो पहले गैस फेज में बनाना। समझ रहे हो, मतलब तुम जो प्रोडक्ट बनाना वो पहले गैस फेज में बनाना। अगर प्रोडक्ट साइड पे तुम्हें सॉलिड या लिक्विड दिखे ओवरऑल इक्वेशन में, तो आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, देखो बॉन्ड फॉर्मेशन वाले स्टेप में हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा डाल रहे हैं ना। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर्म प्रोडक्ट इन गैस फेज, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर्म प्रोडक्ट इन गैस फेज, क्योंकि वहां पे तुमने बॉन्ड वाला डेटा यूज कर लिया तो गैस फेज होना जरूरी है, सिर्फ बॉन्ड बनना चाहिए, कोई नया बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं आना चाहिए। तो बॉन्ड फॉर्मेशन से जो तुम प्रोडक्ट बनाए पहले, है ना, वो प्रोडक्ट तुम्हारे पास गैस फेज में होगा। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर्म प्रोडक्ट इन गैस फेज। अच्छा, अब जब वो गैस फेज में है तो तुम्हें तो फाइनली लेकिन सॉलिड या लिक्विड में जाना है, तो फिर तुम उसको ले जाओ, गैस है तो गैस से उसको ले जाओ लिक्विड में, देन कन्वर्ट, है ना, देन कन्वर्ट एज गिवन, जैसा मैं समझा रहा हूं वैसे कन्वर्ट कर दो, गैस को लिक्विड में ले जाओ, और अगर तुम्हें सॉलिड की रिक्वायरमेंट है, सॉलिड की जरूरत है तो सॉलिड में ले जाओ। समझ गए?
और यहां पे जो एंथैल्पी का चेंज होगा इसको तुम बोलोगे माइनस ऑफ डेल्टा एच वेपराइजेशन, और इसको बोलोगे माइनस ऑफ डेल्टा एच सब्लिमेशन। समझ गए? लिक्विड से गैस में जाना वेपराइजेशन है ना, गैस से लिक्विड में ना उल्टा हो गया, रिएक्शन रिवर्स हो गई। तो रिएक्शन रिवर्स होती है तो डेल्टा एच का साइन भी रिवर्स हो जाता है। तो गैस से लिक्विड में ले जाना माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन, और गैस से सॉलिड में ले जाना माइनस डेल्टा एच सब्लिमेशन। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक जल्दी से। क्वेश्चन है कि डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ कार्बन सॉलिड, ये दिया हुआ है अल्फा, ओ डबल बॉन्ड ओ का बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ है, ओ डबल बॉन्ड ओ का बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ है x1, और सी डबल बॉन्ड ओ का बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ है x2, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंथैल्पीज दिए हुए हैं, और यहां पे हम लोग क्या करना है कि निकालना है डेल्टा HF नॉट ऑफ CO2 गैस। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए सब लोग। ओके, तो आइए सोल्यूशन देखते हैं हम लोग को निकालना है डेल्टा HF नॉट ऑफ CO2 गैस, ठीक है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस के लिए रिएक्शन हम लोग क्या लिखेंगे भाई, कार्बन सॉलिड जो कि ग्रेफाइट है प्लस O2 गैस गोज टू CO2 गैस, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। और बस अब इसमें हम लोग क्या करना है, ब्रेक बॉन्ड्स और फॉर्म बॉन्ड्स। लेकिन कार्बन सॉलिड जो है वो किस में है, कार्बन सॉलिड जो है मतलब कार्बन जो है वो सॉलिड स्टेट में है ना। तो बॉन्ड एंथैल्पी के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, गैसियस फेज में लाना होता है। तो सी सॉलिड से हम लोग पहले चले आए सी गैस में, ठीक है, सी गैस में चले आए, और ये तो एज इट इज रहने देते हैं, O2 गैस और CO2 गैस, ठीक है। और यहां पर जो बॉन्ड एंथैल्पी लगा वो बॉन्ड मतलब सॉरी, यहां पर सी सॉलिड से जब हम सी गैस में आ रहे हैं तो यहां पर जो सब्लिमेशन हो रहा है बेसिकली, तो यहां पर जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है, ठीक है। तो अब हम लोगों को जब डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी, डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग सी सॉलिड से सी गैस में आए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया अल्फा, क्योंकि हमें हीट ऑफ सब्लिमेशन दिया हुआ है ना, यहाँ पर हीट ऑफ सब्लिमेशन कितना दिया हुआ है, अल्फा के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद O2 में हमने एक मोल O डबल बॉन्ड O तोड़ा, तो O2 में एक O डबल बॉन्ड O तोड़ा, तो इसके लिए क्या हो गया प्लस x1, और CO2 में ये तो ब्रेक बॉन्ड्स हो गया, ब्रेक बॉन्ड्स कर दिए और इसको गैस फेज में लिया, ऐसे समझो तुम, ब्रेक बॉन्ड किया और इसको गैस फेज में लिया, तो ये टोटल इतना एनर्जी हो गया। अब इसके बाद बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो CO2 में एक मोल CO2 में 2 CO बॉन्ड है, तो -2x2 ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस x1 -2x2, दिस विल बी अवर, एक मिनट, ये डेल्टा एच बी नहीं होगा, दिस विल बी व्हाट, इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा HF नॉट ऑफ, डेल्टा HF नॉट ऑफ CO2 गैस, ये बोलेंगे, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, इस रिएक्शन का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वही हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से, जब प्रोडक्ट साइड पे दिख रहा हो। तो क्वेश्चन है कि डेल्टा H वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड, इसकी वैल्यू है अल्फा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद HH बॉन्ड की एनर्जी है, बॉन्ड एंथैल्पी HH बॉन्ड की, ठीक है, डेल्टा H bond enthalpy of HH bond is equals to x1, delta H bond enthalpy of OO bond is equals to x2, delta H bond enthalpy of OH bond is equals to x3, ठीक है। एक का हो गया अल्फा, दूसरे का ये H2O लिक्विड का वेपराइजेशन है, HH बॉन्ड की एंथैल्पी x1 है, OO की x2 है, OH की x3 है।
और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे सब लोग, 2H2 गैस प्लस O2 गैस, 2H2 गैस प्लस O2 गैस गोज टू 2H2O लिक्विड। ठीक है, 2H2 गैस प्लस O2 गैस गोज टू 2H2O लिक्विड। इस रिएक्शन का मुझे डेल्टा H0 निकालना है, डेल्टा H0 ऑफ द रिएक्शन निकालना है। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, इस बार क्या हो रहा है, जो लिक्विड वाली चीज है वो प्रोडक्ट साइड पर आ गई है, लिक्विड वाली जो चीज है वो प्रोडक्ट साइड पर आ गई है। ठीक है, तो लिक्विड वाली चीज अगर प्रोडक्ट साइड पर आई है तो हम लोग क्या करें, पहले बॉन्ड्स तोड़ लें। ठीक है, तो हम देखो सीधे इस रिएक्शन का मैं डेल्टा H0 लिखने जा रहा हूं। तो हम लोग पहले क्या करें, बॉन्ड तोड़ें। तो 2 मोल H2 में 2 HH बॉन्ड है तो 2X1 हो गया। ठीक है, ये तो गैस फेज में ही है और ये भी गैस फेज में ही है, तो O2 में हो गया प्लस X2। ये मेरी हो गई बॉन्ड डिसोसिएशन वाली स्टेज। अब मुझे क्या करना है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन करके, अब जैसे ये सब गैसियस एटम्स आ गए होंगे, मैं उन्हें लिख नहीं रहा हूं, लेकिन ये बॉन्ड तोड़ने के बाद गैसियस एटम्स आ गए। अब इन गैसियस एटम से जो पहले मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, वो प्रोडक्ट मैं बनाऊं, वो प्रोडक्ट मैं बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा अगर यूज कर रहा हूं, तो वो प्रोडक्ट मैं बनाऊं 2H2O गैस, ये प्रोडक्ट बनाऊं। और 2H2O गैस में 4 मोल OH बॉन्ड होंगे, तो 4 मोल OH बॉन्ड होंगे तो -4X3 हो जाएगा यहां पर, -4X3। ठीक है, और अब इसके बाद मैं H2O गैस से H2O लिक्विड में चला जाऊं। तो H2O गैस से मैं अगर लिक्विड में जाऊंगा तो यहां पर मुझे वेपराइजेशन दिया हुआ है। वेपराइजेशन मतलब क्या हो गया, 1 मोल H2O लिक्विड को 1 मोल H2O गैस में ले जाओ, 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, तो एनर्जी लगेगी अल्फा। तो अगर तुम 2 मोल H2O गैस को 2 मोल H2O लिक्विड में ला रहे हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में हो रहा है, तो वहां पे एनर्जी क्या हो जाएगा, वहां पे एनर्जी हो जाएगा -2 अल्फा। तो बस ये हमारे पास जो डेल्टा H0 ऑफ द रिएक्शन है वो आ गया। और इसी के साथ हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि रिएक्टेंट साइड पे सॉलिड या लिक्विड है तो क्या करेंगे, और प्रोडक्ट साइड पर सॉलिड या लिक्विड है तो क्या करेंगे। ठीक है, सो दैट कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। अच्छा, एक छोटा सा चीज और बचा रह गया, अभी उसको बता देता हूं जल्दी से। जो मैंने डायमंड वाला एक्सेप्शन बताया था ना शुरू में, बॉन्ड एंथैल्पी डेटा को हम लोग गैस फेज में डालते हैं एक्सेप्ट इन डायमंड। तो डायमंड के केस में क्या होता है भाई, देखो जरा, डायमंड जानते हो क्या होता है, डायमंड इज अ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड क्या होते हैं, डायमंड एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, उसमें क्या होता है कि हर कार्बन से, ठीक है, डायमंड सॉलिड है ये तो सबको मालूम ही है, लेकिन एक कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है। हर कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, स्पेस में फैला होता है पूरी तरह से। समझ रहे हो बात का मतलब, है ना, हर कार्बन से 4 कार्बन, इस तरह से पूरा एक नेटवर्क होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स का। एवरी कार्बन इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम, स्पेस में पूरा फैला हुआ है। तो अब डायमंड को गैस फेज में ले जाने का मतलब ही यही है कि तुम उसके बॉन्ड्स को तोड़ रहे हो। भाई डायमंड एक कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड क्या होते हैं, कोवेलेंट नेटवर्क मतलब हो गया कोवेलेंट बॉन्ड्स का एक नेटवर्क। तो बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है, खूब सारे एटम्स एक दूसरे से, भाई कोवेलेंट बॉन्ड्स का एक नेटवर्क बना हुआ है, तो इसलिए इसे हम लोग कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। जैसे आपने बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स करके, तो वो भी एक कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है। SiO2 इज आल्सो अ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो इनमें क्या है कि बहुत सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद बॉन्ड बने हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो अब जैसे आप सोच रहे हो कि नहीं सर, हम डायमंड को पहले क्या करेंगे, गैस फेज में लाएंगे और फिर बॉन्ड तोड़ेंगे। अभी तक तो हमने यही काम किया ना, कि हम सब्सटेंस को गैस फेज में लाए और फिर बॉन्ड तोड़े। तो बेटा इसको गैस फेज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन एटम्स को एक दूसरे से दूर दूर करना पड़ेगा। ये सब जो एटम एक दूसरे के पास चिपक के बैठे हुए हैं बॉन्ड बना के, इनको एक दूसरे से दूर करना पड़ेगा। और दूर कर ऐसे थोड़ी ना कर पाओगे, दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सी डायमंड, ध्यान से सुनो अब मैं क्या कहने जा रहा हूं। सी डायमंड इधर लिखते हैं,
ठीक है, कार्बन डायमंड अगर सॉलिड फेज में है और उसको कार्बन डायमंड अगर गैस फेज में लाना चाहते हैं तो एक तरह से तो ये सब्लिमेशन हो गया, ठीक है, तो डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ कार्बन डायमंड हो गया ये, ठीक है। लेकिन ये सब्लिमेशन करवाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये सब्लिमेशन करवाने के लिए तुम्हें ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है बात का मतलब? तो इसलिए इसको हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म में भी सोच सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं हम ब्रेक कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूल के अंदर का ही बॉन्ड तोड़ रहे हैं। अब वो मॉलिक्यूल इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि उसको सॉलिड रहने के लिए किसी और दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है। भाई आप ऐसे समझो ना कि सॉलिड फेज क्या है, जब जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत पास पास हों तो वो सॉलिड बना लेते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं तो लिक्विड होता है, बहुत दूर चले जाते हैं तो गैस हो जाता है। लेकिन डायमंड एक खुद ही इतना बड़ा एक ही सिंगल मॉलिक्यूल है और वो इतना बड़ा है कि वही सॉलिड फेज में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको सॉलिड से गैस में जो ले जा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि मतलब हम इसे सॉलिड से गैस में जाने के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस को ओवरकम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। वो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है बस, और हम उसी को तोड़ दे रहे हैं खाली। तो बस हम उसको जब तोड़ रहे हैं तो सारे बॉन्ड्स टूट जा रहे हैं, और इसलिए हम लोग इसको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा एच ऑफ CC बॉन्ड, 2 टाइम्स डेल्टा एच ऑफ CC बॉन्ड, डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब तुम बोलोगे सर ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ये 2 गुना कहने का क्या लॉजिक है, कहां से आ रहा है? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा। देखो, मुझे कार्बन के एक एटम को फ्री करने के लिए, कितने CC बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे? मतलब यहां पे ये मुझे बताओ जरा कि ऑन एन एवरेज, बहुत ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनना, ठीक है, ऑन एन एवरेज 1 कार्बन, ऑन एन एवरेज, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ऑन एन एवरेज एक कार्बन एटम नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कितने बना रहा है? ऑन एन एवरेज एक कार्बन एटम कितने नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बना रहा है डायमंड के स्ट्रक्चर में? और इस तरह का इनफाइनाइट स्ट्रक्चर है, अनंत तक एग्जिस्ट करता है पूरा, हर तरफ, चारों तरफ, है ना। तो अब क्या है, जो बुद्धू टाइप के बच्चे होते हैं जो थोड़ा दिमाग मांगने लगाते हैं, सब लोग पहली बार में, खैर बुद्धू क्या मतलब, सब लोग पहली बार में 4 ही बोलेगा इसका आंसर कि सर ये देखिए एक कार्बन है और इसका कितना बॉन्ड बना है, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड बना है, ठीक है। तो ये बात नजर आ रही है। अब लेकिन मुझे जब इसको तोड़ना है, ठीक है, मुझे डायमंड के स्ट्रक्चर को तोड़ना है, तो मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, तो ये एटम फ्री हो गया। अब उसी तरह सपोज करो मैं बोल रहा हूं ये वाले एटम को कंसीडर करते हैं, भाई टूटेगा तो सभी बॉन्ड टूटेगा ना एक साथ। तो जब इस वाले एटम की बात करोगे तो बोलोगे इसका भी 4 बॉन्ड तोड़ना है, तो इसका 4 बॉन्ड तोड़ना है, तो बोलोगे ये टूटा, तो इस बॉन्ड को तुम 2 बार गिन रहे हो ना यार। मतलब तुम ऐसे समझो ये एक बॉन्ड है, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक बार इसके साथ गिने और फिर एक बार इसके साथ भी गिने, जब तुम 4 4 जोड़ रहे हो तो ये बॉन्ड 2 बार जुड़ गया ना। मतलब ऑन एन एवरेज एक कार्बन का एटम 4 बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन का एटम 4 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन किसी एक बॉन्ड में उसका योगदान तो 1/2 के बराबर ही है ना, वो हाफ ही तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा ये वाला भी तो एटम है। तो जब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे तो ऑन एन एवरेज मुझे एक कार्बन के लिए 2 CC बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि मैं 4 नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं इस कार्बन के लिए जैसे बात करूं तो मैं बोलूं ये भी तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया, सर ये फ्री हो गया। अब इसके लिए बात करूं, सर ये तोड़े, ये तोड़े, ये तोड़े और ये तोड़े, तो सर ये भी फ्री हो गया, तो ये बॉन्ड तो पहले ही टूट गया था ना बेटा। तो मुझे 1 मोल कार्बन फ्री करने के लिए ऑन एन एवरेज 2 मोल CC बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो इसलिए डायमंड के केस में हम लोग सॉलिड फेज में डाल देते हैं, और ये कंप्लीट होता है बॉन्ड एंथैल्पी का डिस्कशन। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी के बारे में, ठीक है।